हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य की आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू किया हुआ है राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। साथियों, मेरे ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान राज्य का अपवाह तंत्र। आज का हमारा चैप्टर जो है वो राजस्थान राज्य का अपवाह तंत्र से संबंधित है। साथियों, अब तक हम 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 8वां चैप्टर राजस्थान राज्य का अपवाह तंत्र या राजस्थान राज्य की नदियां। और आज के हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम, आंतरिक अपवाह प्रणाली या राजस्थान के राज्य की आंतरिक बहने वाली नदियों के बारे में। वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, मेरे राजस्थान राज्य की आंतरिक अपवाह प्रणाली को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान की अपवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से यह 8वां सबसे बड़ा राज्य है। तो कुल मिलाकर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या में 8वां स्थान, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। साथियों, मेरे राजस्थान राज्य में देश की लगभग 5.5% जनसंख्या निवास करती है, किंतु देश की बात की जाए तो देश में उपलब्ध जल का मात्र 1% जल ही राजस्थान में उपलब्ध है। यानी कि जनसंख्या 5.5% और जल है यहां पर 1%। राजस्थान में कितना जल उपलब्ध है? 1% उपलब्ध है। साथियों, राज्य में सबसे अधिक सतही जल चंबल नदी में उपलब्ध है तथा बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। यानी कि राजस्थान राज्य की बात करें तो सबसे अधिक सतही जल कहां पर है? चंबल नदी में उपलब्ध है तथा बनास नदी का क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसलिए राजस्थान राज्य के जल संसाधनों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो भाग है नदियों का जल, एक भाग क्या है? नदियों का जल है। दूसरा जो भाग है वह है झीलों का जल। एक भाग नदियों का जल, दूसरा भाग झीलों का जल। तो राजस्थान राज्य के जल संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया, नदियों का जल, झीलों का जल। अपवाह तंत्र में हम झीलें भी पढ़ेंगे, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं नदियां। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ राजस्थान, नदियों के बारे में। रिवर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। साथियों, मेरे राजस्थान राज्य की नदियों के बारे में बात की जाए तो रिवर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान राज्य की नदियां। राजस्थान राज्य की नदियां मानव सभ्यता में के विकास में प्राचीन समय से नदियों का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि मानव के लिए जल उतना ही महत्वपूर्ण है, यानी कि पानी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भोजन और वायु। मानव जीवन के लिए जितनी महत्वपूर्ण भोजन है, खाना है, जितनी महत्वपूर्ण वायु, हवा है, उतना ही महत्वपूर्ण जल और पानी है। तो नदियों का विशेष महत्व मानव सभ्यता में प्राचीन काल से रहा है, मानव सभ्यता के विकास के लिए। साथियों, मेरे विश्व की अधिकांश मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपी, उनके पास ही फली फूली, और जिसका मुख्य कारण क्या था? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से भूमि का अधिक उपजाऊ होना था। इसका अतिरिक्त परिवहन के साधन के रूप में प्रयुक्त होती थी, जिसमें विभिन्न संस्कृति का आदान प्रदान संभव हुआ। इसके अतिरिक्त नदियां आर्थिक विकास, धार्मिक स्वरूप, भावनात्मक एकता आदि के उन्नयन व विकास में भी नदियों ने विशेषकर अरावली के क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाई है। यानी कि नदियों ने, नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली, उनके पास में पनपी, क्योंकि नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी थी या भूमि से जो थी वह अधिक उपजाऊ थी। परिवहन के साधन के रूप में भी नदियों ने काम किया और नदियों के द्वारा आर्थिक विकास, धार्मिक स्वरूप, भावनात्मक एकता आदि के उन्नयन व विकास में भी नदियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो नदियां के पार चलो या नदियां में चलो, हम पढ़ते हैं राजस्थान राज्य की नदियां। साथियों, राज्य की नदियों को 13 जल ग्रहण के क्षेत्र एवं 59 उपजल ग्रहण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला राजस्थान राज्य में जल विभाजक का कार्य करती है। अत्यंत महत्वपूर्ण, हमने वर्षा पढ़ी थी, जब भी पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला राज्य में जल विभाजक का कार्य करती।
जल को बांटने का काम करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान राज्य को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान राज्य में कुल 33 जिले हैं, जिनमें 19 जिले एक तरफ है, 14 जिले एक तरफ है। साथियों मेरे, राजस्थान की अधिकांश नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलकर पश्चिम अथवा पूर्व की ओर बहती है। अरावली से निकली या तो पश्चिम की तरफ बहेंगी या पूर्व की तरफ बहेंगी, क्योंकि अरावली पर्वतमाला तो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो 2 भागों में बांट दिया। अरावली से निकलेंगी या तो पूर्व में जाएंगी या पश्चिम में जाएंगी। पश्चिमी भाग की नदियां अरब सागर की ओर जाने वाले ढलान पर बहती हुई या तो खंबात की खाड़ी में गिरती है या विस्तृत मरु प्रदेश में विलीन हो जाती है। पश्चिम की भाग में जो नदियां बहती है वो अरब सागर की ओर ढलान पर बहती हुई या तो खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं या विस्तृत मरु प्रदेश में विलीन हो जाती है, रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। साथ ही पूर्व की ओर बहने वाली नदियां एक दूसरे से मिलती हुई अंततः यमुना में मिल जाती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में। साथियों, प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में चंबल तथा उसकी सहायक नदियां मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। इन नदियों में से अधिकांश नित्य प्रवाही नदियां हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में लूनी तथा उसकी सहायक नदियां बहती है। इनमें से कोई भी नित्य प्रवाही नदी नहीं है, रोजाना हमेशा बहने वाली नदियां नहीं है। साथियों मेरे, चंबल, लूनी, माही, बनास, घग्गर, सोम तथा जाखम राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं। और राजस्थान की सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों में बहती है। तो राजस्थान राज्य में अधिकांश नदियां किस संभाग में है? कोटा संभाग में। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, बूंदी, बारा, कोटा और झालावाड़। साथियों मेरे, राजस्थान में प्रवाह के आधार पर यानी कि बहने के आधार पर अपवाह प्रणाली या नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। अब शुरू होता है हमारा मेन काम। तो राजस्थान में प्रवाह के आधार पर अपवाह प्रणाली या नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से? आंतरिक अपवाह प्रणाली या अंत प्रवाह वाली नदियां, जो लगभग 60.2% क्षेत्र को घेरे हुए। दूसरी है अरब सागरीय अपवाह प्रणाली अथवा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तीसरा हमारा है बंगाल की खाड़ी अपवाह प्रणाली या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। साथियों मेरे, आज का हमारा जो चैप्टर है, जो हम आज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आंतरिक अपवाह प्रणाली या अंतः प्रवाह वाली नदियां। किसके बारे में? आंतरिक अपवाह प्रणाली या अंतः प्रवाह वाली नदियों के बारे में। आने वाला जो चैप्टर होगा हमारा नवा, वो पढ़ेंगे हम अरब सागरीय अपवाह प्रणाली या अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और अंत में हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की अपवाह प्रणाली या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो साथियों मेरे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इन में कौन कौन सी नदियां गिरती है, मुख्य नदियां कौन कौन सी शामिल है। आंतरिक अपवाह प्रणाली की बात की जाए या अंतः प्रवाह वाली नदियों की बात की जाए तो इनमें से मुख्य नदियां घग्गर नदी, काकने, मसूरदी या काकनी नदी, कातली नदी, मैंथा, मंथा, मैड़ा नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी इत्यादि प्रमुख है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में लूणी नदी, जमाई, पश्चिमी बनास, माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी, साबरमती नदी, अनास नदी, मोरन नदी इत्यादि प्रमुख है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में चंबल, बनास, बेड़च, कोठारी, खारी, काली सिंध, गंभीरी, पार्वती, बाणगंगा, बामणी, कुनौर, आहू, परवन, नेवज, आलनिया, चाकण, मैज, कुराल इत्यादि नदियां प्रमुख है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं राजस्थान राज्य की आंतरिक अपवाह प्रणाली यानी कि अंतः प्रवाही वाली नदियां। राजस्थान राज्य के अंदर ही बहने वाली नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं। इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। साथियों, राजस्थान राज्य की अंतः प्रवाही नदियों की बात की जाए तो इस क्षेत्र की नदियां अपना जल किसी समुद्र में नहीं ले जाती है और न ही इनकी कोई सहायक नदियां होती हैं। या तो ये नदियां लवणीय झील में गिर जाती हैं या मरुस्थलीय क्षेत्र में विलीन हो जाती है, या तो नमक की झीलों में गिर जाती हैं या मरुस्थलीय क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है।
तो ये जो नदियां हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां, ये अपना जल समुद्र में नहीं ले जाती है और ना इनकी कोई सहायक नदियां है। साथियों, राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य का लगभग 60.2% क्षेत्र आंतरिक प्रवाह प्रणाली है, जिसका समस्त क्षेत्र लगभग अरावली के पश्चिम में स्थित है। किधर है? अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित है। और कितना क्षेत्र है? लगभग 60.2% क्षेत्र। साथियों, मेरे आंतरिक अपवाह की प्रणाली की बात की जाए तो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां घग्गर, कांतली, साबी, रोपारेल, मैंथा, रूपनगढ़, कोटड़ी और काकनी इत्यादि नदियां प्रमुख है। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए और इनके बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करते हैं, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। कौन कौन सी नदियां प्रमुख हैं, कहां से उत्पन्न हुई, यानी उद्गम स्थल कहां था, कहां विलुप्त हुई, और इन नदियों पर क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा सभी एग्जाम्स के लिए राजस्थान राज्य के। तो साथियों, वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और वीडियो का कंटेंट जो है वो आपको इससे बेटर कंटेंट कहीं नहीं मिल पाएगा। साथियों मेरे, शुरू करते हैं राजस्थान राज्य की नदियों में, जो कि अंत्य प्रवाह की नदियां है, और उनमें सबसे पहली नदी हमारी है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। घाघरा नदी मत पढ़ लेना, घग्गर नदी है ये। घग्गर नदी, जिसका उपनाम है प्राचीन सरस्वती या दृश्यवती नदी, मृत नदी, नट नदी, पाकिस्तान में इसको कहते हैं हकरा नदी, सोतरा नदी, राजस्थान का शौक। आपसे सवाल पूछा जाए राजस्थान का शौक किस नदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन होगा घग्गर नदी। प्राचीन सरस्वती या दृश्यवती नदी कौन सी है? घग्गर नदी। मृत नदी कौन सी है? घग्गर नदी। नट नदी कौन सी है? घग्गर नदी। हकरा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? घग्गर नदी को। तो ये तो सारे हैं इसके उपनाम। इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो राजस्थान राज्य की घग्गर नदी का उद्गम स्थल कालका के पास हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियां है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिवालिक की पहाड़ियां इसका उद्गम स्थल है। यह नदी कहां से निकलती है? कालका के पास हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियों से। और राजस्थान राज्य में यह हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के पास तलवाड़ा नामक गांव के पास से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा नामक गांव के पास यह प्रवेश करती है राजस्थान राज्य में। साथियों, सामान्यतः यह नदी हनुमानगढ़ जिले के भटनेर के समीप ही विलीन हो जाती है। हनुमानगढ़ जिले के भटनेर के समीप ही समाप्त हो जाती है। लेकिन जब अच्छी वर्षा हो जाए, बारिश अच्छी हो जाए, तो यह नदी अपने उफान पर होने पर यह नदी श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा को पार कर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। और पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हकरा के नाम से जाना जाता है। साथियों मेरे, राजस्थान राज्य के अलावा यह नदी जब बारिश अच्छी हुई तो बारिश का पानी इस नदी को बहा ले जाता है और पाकिस्तान में चला जाता है। और यह नदी पाकिस्तान में गड्ढों या पोखर के रूप में मिलती है। किस रूप में? गड्ढों या पोखर के रूप में मिलती है। साथियों मेरे, राजस्थान राज्य में स्थित हनुमानगढ़ जिला और हनुमानगढ़ जिले में स्थित भटनेर का दुर्ग भी इस नदी के किनारे ही स्थित है। यानी कि भटनेर दुर्ग का निर्माण भी हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर ही हुआ है। साथियों, अब पढ़ते हैं हम राजस्थान राज्य की घग्गर नदी के बारे में कुछ और बातें, कि हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? हनुमानगढ़ जिले में नाली। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र कालीबंगा इसी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन केंद्र कालीबंगा, यानी कि कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे फली फूली है। यह नदी वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। यह राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। लगभग 465 किलोमीटर लंबाई है इस नदी की, और आंतरिक प्रवाह की यह सबसे लंबी नदी है। और यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय से होता है। तो ये थी राजस्थान राज्य की घग्गर नदी। और आइए अब हम पढ़ते हैं अगली नदी, जिसका नाम है काकनी नदी, और यह भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। काकनी नदी का उपनाम मसूरदी नदी या काकनी नदी है। इसका उद्गम स्थल जैसलमेर जिले के कोट्टारी या कोट्यारी गांव से है।
साथियों मेरे, काकनी नदी बरसात के दिनों में जैसलमेर में बुद्ध झील का निर्माण करते हुए मीठा खाड़ी नामक झील में गिरकर विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। काकनी नदी बरसात के दिनों में, जब बारिश होती है, बारिश के दिनों में जैसलमेर जिले में बुद्ध झील का निर्माण करती है और बुद्ध झील का निर्माण करने के बाद मीठा खाड़ी नामक झील में गिरकर समाप्त हो जाती है। आइए आगे बात करते हैं कातली नदी की। कातली नदी की बात की जाए तो कातली नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित खंडेला की पहाड़ियां है और खंडेला की पहाड़ियों में जीर्ण माता का मंदिर भी है। साथियों, राजस्थान राज्य के सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से यह निकलकर झुंझुनू चूरू जिलों की सीमा पर झुंझुनू जिले के मंडरेला गांव में विलुप्त हो जाती है। यह नदी राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है और इस नदी के बहाव क्षेत्र को सीकर जिले में तोरावाटी बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरावाटी बेसिन, कातली नदी के। साथियों मेरे, गणेश्वर सभ्यता, जो कि सीकर जिले में स्थित गणेश्वर सभ्यता का विकास भी इसी नदी के किनारे हुआ है, कातली नदी के किनारे। जब हमने गणेश्वर सभ्यता पढ़ी थी तो पढ़ा था कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली है, तो कातली नदी के किनारे। आप गणेश्वर सभ्यता पढ़ सकते हैं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूपी कंपटीशंस पर, वो भी विस्तार से। कालीबंगा सभ्यता, बालाथल सभ्यता सारी पढ़ सकते हैं और सभ्यता टुकड़ों में पढ़ सकते हैं। इसी तरह आप राजस्थान राज्य का भूगोल टुकड़ों में पढ़ते रहिए और उसके बाद हम लेकर आएंगे राजस्थान राज्य का भूगोल का कंप्लीट सिलेबस। उसमें हम अपवाह तंत्र प्रणाली पूरी पढ़ेंगे एक साथ, जिसमें आंतरिक अपवाह की नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां एक साथ लाएंगे। बने रहे, जुड़े रहे आपके और अपने छोटे से यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ। साथियों मेरे, अब बात करते हैं हम साबी नदी की। साबी नदी, जिसका उद्गम स्थल जयपुर व सीकर की सीमा पर स्थित सेवर की पहाड़ियां है। साथियों, राजस्थान राज्य की साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से तो निकली और सेवर की पहाड़ियों से निकलकर अलवर में प्रवाहित होकर हरियाणा राज्य में पटौदी के मैदानों में विलीन हो जाती है। पटौदी नवाब सैफ अली खान कहां से चली? जयपुर व सीकर की सीमा पर स्थित सेवर की पहाड़ियों से निकली, अलवर जिले में बही और हरियाणा राज्य में चली गई और हरियाणा राज्य में पटौदी के मैदानों में जाकर समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई। साबी नदी दक्षिणी दिशा से उत्तर दिशा की ओर बहती है। कहां से बहती है? दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बहती है साबी नदी। अब बात करते हैं रूपारेल नदी की। और रूपारेल नदी, जिसका उपनाम है वराह नदी या लसावरी नदी। उपनाम क्या है? वराह नदी, वाराहा नदी या लसावरी नदी। इसका उद्गम स्थल अलवर जिले में थानागाजी तहसील की उदयनाथ पहाड़ियों से है। कहां से शुरू होती है? अलवर जिले में थानागाजी तहसील की उदयनाथ पहाड़ियों से और इसका समापन सरिस्का क्षेत्र तथा अलवर के दक्षिण में बहती हुई भरतपुर जिले में गोपालगढ़ के निकट कुशालपुर नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। नटनी का बारा, भर्तरी धाम, ये सारे रूपारेल नदी के किनारे हैं, यूं के रूपारेल नदी के भाग है। साथियों मेरे, अब आइए आगे बात करते हैं रूपारेल नदी की। तो रूपारेल नदी के किनारे नौ सभ्यता का विकास हुआ था। नौ सभ्यता का विकास कहां हुआ? रूपारेल नदी के किनारे। और नौ सभ्यता में जाख बाबा या यक्ष की मूर्ति और गोरैया पक्षी के साक्ष्य मिले। गोरैया पक्षी के साक्ष्य और यक्ष बाबा या जाख बाबा की मूर्ति मिली थी नौ सभ्यता में। और नौ सभ्यता का विकास रूपारेल नदी के किनारे हुआ था। अब बात करते हैं रूपनगढ़ नदी का बारे में। तो रूपनगढ़ नदी, जिसका उद्गम स्थल अजमेर जिले के सलेमाबाद नामक स्थान से। सलेमाबाद से यह निकलकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहते हुए जयपुर जिले में प्रवेश कर सांबर झील में गिर जाती है। सांबर झील भारत देश की नमक की सबसे बड़ी झील है। साथियों मेरे, सांबर झील में गिर जाती है और निकलती कहां से? अजमेर जिले के सलेमाबाद नामक स्थान से। और सलेमाबाद नामक स्थान पर इसी नदी के किनारे पर निम्बार्क समुदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। निम्बार्क समुदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद इसी नदी के किनारे पर स्थित है।
साथियों मेरे अब पढ़ते हैं मंथा नदी, जो राजस्थान राज्य की आंतरिक प्रवाह की अंतिम नदी है। इसका उपनाम है मेढ़ा या मैंथा नदी और इसका उद्गम स्थल है जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों में स्थित मनोहरपुर नामक स्थान। जब आप NH 8 पर जाते हैं तो मनोहरपुर टोल टैक्स भी पड़ता है। तो जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों में स्थित मनोहरपुर नामक स्थान, इसका उद्गम स्थल है मंथा नदी का। बैराट की पहाड़ियों से निकलकर नागौर जिले में प्रवेश कर सांबर झील में गिर जाती है। यानी कि इसका विलोपन कहाँ होता है? सांबर झील में, जो कि लवणीय झील है। साथियों मेरे प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा इसी नदी के किनारे पर स्थित है। और लूणवा कहाँ पर है? नागौर जिले में। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी राजस्थान राज्य की प्रमुख नदियां, अंतः प्रवाही नदियां। प्रमुख नदियां नहीं, अंतः प्रवाही नदियां, राजस्थान राज्य के अंदर बहने वाली नदियां। अगला पार्ट 2 हमारा आएगा अरब सागरीय अपवाह प्रणाली या अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बने रहे और जुड़े रहे आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और साथियों, छोटा सा चैनल आपका यूवी कंपटीशन, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़े। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें और ना अच्छा लगा तो भी कमेंट कर दें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर।